मेरे भाई भी तो मुलाजमा हो तुम। अब ज्यादा नखरे नहीं करना, चाय बनाओ इलायची डालकर। खाली इलायची से काम चल जाएगा? कहें तो जहर भी मिला दूं थोड़ा सा? अरे फाखरा जी हमारी बात सुने ना। अरे वो पैसे लिए बगैर जान नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तो खेल खेला उन्होंने ये सारा। मैं ये सब जानती हूँ। मेरा नाम लेके उनको जलील किया जा रहा है, उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है, और ये बात मेरे लिए परेशानी की वजह नहीं। नसरीन से बात की है माही। अब जितना समझा सका था मैंने समझाया है उसे। इस सब की क्या जरूरत थी साईं? मैंने आपसे इसलिए तो बात नहीं की थी। बात तो उससे करनी थी माही। वो बहुत बदतमीज हो गई है, यहाँ तक कि वो मुझसे भी बदतमीजी करने लगी है। लेकिन आप उससे ये बात करके उसके शक को बढ़ावा दे रहे हैं। कैसा शक? यही कि आप सिर्फ मेरी ही बात सुनते हैं। उसे कहने दो जो कहती है, उसकी मर्जी है। अगर उसे हमारी बात समझ नहीं आती तो हम क्या करें? तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे डर है कि सरदार खान के आदमी यहाँ पे हमला करेंगे। सरदार खान के आदमी? हाँ माही, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन हकीकत ये है कि सरदार खान शहर में वापस आ गया है। खुदाया, इसका मतलब है कि वो यहाँ पे भी आ सकता है। हाँ, मुझे इस बात का अंदेशा है। ये तो बहुत ही खतरनाक बात हो गई साईं। हाँ माही, इसीलिए मैंने यहाँ से जाने का इरादा तर्क कर दिया। लेकिन आपके बाबा साईं? उनकी तुम फिक्र न करो, उनसे मैं बात कर लूंगा। मैं तो आपके लिए कह रही थी, मुझे तो कोई मसला नहीं है। अरे हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था। बल्कि हम तो ये कह रहे थे कि तुम जो कह रहे हो ना, मैं खूब समझती हूँ। तुम्हारे दिल में कुछ और है और तुम जबान से कुछ और कह रहे हो। फाखरा जी ऐसा कुछ नहीं, आप खामोखा बुरा मान। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? तुम्हारे दिल में यही है ना कि तुम यही कहना चाहते हो कि शायद मैंने निकाह पे निकाह किया है। अरे नहीं नहीं फाखरा जी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर तुम्हारी भूल चूक से क्या मुराद है? मतलब भूल चूक कैसे समझाएं? हमारी समझ में नहीं आ रहा, हम आपको कैसे समझाएं? क्या बात है शहनाज? कुछ नहीं साईं। मुझे परेशान नजर आ रही है, बताओ क्या बात है? साईं, वो नसरीन बीबी बहुत बदतमीजी से बात करती हैं और बहुत बदकलामी भी करती हैं। मुझे एहसास है इस बात का। शहनाज, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन साईं, कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा? वो तो अब यहाँ पर मुस्तकिल रहेंगी ना। हाँ, वो यहाँ पे मुस्तकिल रहेंगी। मैंने बात की है उससे। मुझे उम्मीद है कि वो ऐसी बात नहीं करेगी। साईं, नसरीन बीबी की फितरत है दूसरों की दिल आजारियां करना और उन्हें जलील करना। वो भला अपनी फितरत से कैसे बदल सकती है? फिर भी तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा मेरे लिए, और माहिम को भी समझाओ। साईं, अब तक आप ही की वजह से तो बर्दाश्त कर रहे हैं। देख लो माजिद, तुम जब भी ठोकर खाते हो तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ती है, और मेरा ही कांधा मौजूद होता है तुम्हारे लिए। वैसे हमने जब जब भी और जो भी किया वो आपके और इस्लाम मियां के लिए किया। हाँ, ज़ाहिर तो यही लगता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो हमारे लिए ही कर रहे हो, लेकिन ये सब करने का हमें कोई फायदा नहीं है।
मेरा बेटा मुझसे दूर है, मेरा शौहर मुझसे दूर है, हमें क्या फायदा ये सब करने का? अंजुम जी, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। और रही बात अरसलान मियाँ की, तो वो हमसे दूर रह के ही तालीम अच्छी हासिल कर सकते हैं। हमारी उनके टीचर से बात हुई थी, वो बहुत मुतमईन है और कह रहे थे कि अरसलान मियाँ बहुत मेहनत और दिल लगा के तालीम हासिल कर। लेकिन माजिद, मैं तो उससे मिलने के लिए तरस रही हूँ ना। अच्छा, इस बार हम कोशिश करेंगे कि अरसलान मियाँ को यहाँ बुलवा लें या फिर आपको वहाँ भेज दें। असल में मसला पता है क्या है कि छुट्टियों के दरमियान जो है वो गैर निसाबी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि ये बच्चे की शख्सियत पे अच्छा असर डालती है। बस बस माजिद, मैं बहुत सुन चुकी हूँ इन सब बातों को और अब मैं इनसे बहलने वाली नहीं हूँ। अंजुम जी, हम आपको बहला नहीं रहे, बल्कि हकीकत बयान कर रहे हैं। और आप चाहें ना तो वहाँ जाकर खुद जाके देख लें। कैसे जाऊँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और वहाँ जाने के और अखराजात भी तो होंगे, और अरसलान के लिए कुछ तोहफे तोहफे भी तो लेके जाने होंगे। आप उसकी फिक्र ना करें ना, हम आपको पैसे देंगे। और तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आएंगे? फाखरा से मांगोगे? मांगेंगे क्यों, हम जॉब करते हैं, अपनी तनख्वाह में से देंगे आपको। देख लो माजिद, तुम इस बार मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे ना? ऐसी बातें कर रहे हैं अंजुम जी, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? यार कमाल, ये बताओ वो सिद्दीक से बात हुई, क्या हाल है उसका? हाँ यार, बात हुई थी। बहुत परेशान लग रहा था। कह रहा था कि नईम और उसकी बीवी मकान और दुकान के लिए तड़प रहे। उन्हें तड़पना भी चाहिए। जिस बाप को कंगला समझ के उन्हें दुत्कार दिया था और मौजूदा हालात देखकर अपने रवैये पे पछता रहे होंगे। पछता नहीं रहे, उस पर दबाव डाल रहे हैं कि सब कुछ उसके नाम कर दें। सिद्दीक इस बात से डर रहा है कि अगर उन्हें सच पता चल गया वो उसका क्या हशर करेंगे। बेवकूफ है यार जो वो इस तरह सोच रहा है। अपनी औलाद को तो वो अच्छी तरह जानता है, फिर काहे के लिए पछता रहा है? क्या करेंगे वो लोग? बहुत से बहुत निकाल देंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं वो लोग? अरे मैं भी उसे यही समझा रहा हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। वो ये कह रहा था कि मकान और दुकान के बारे में हमने क्यों झूठ बोला। अब ये झूठ हमारे लिए नुकसानदेह होगा। यार बात ये है कि जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है कि अब किसी बात से डर नहीं लगता। तो ऐसा करो, उसे बुला लो, फिर उससे बात करते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ। अंजुम जी, वहाँ तो अजीब सी हालत हो गई है। रफीक मियाँ की आमद ने जैसे ठहरे हुए पानी में हलचल मचा दी। फाखरा जी बज़ाहिर तो बहुत बहादुर बन रही है, लेकिन अंदर से बहुत खौफजदा है, और ये खौफ हमने उनकी आंखों से साफ झलकता हुआ देखा है। और वैसे उन्हें खौफजदा तो होना चाहिए, आपका केस कोई मामूली थोड़ी है। लेकिन तुमने कभी ये सोचा माजिद कि अगर पुलिस केस बन गया तो तुम खुद भी फंस जाओगे? जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आप ही बताएं कि हम पीछे तो नहीं हट सकते, सामना तो करना पड़ेगा। और माजिद, अगर साबित हो गया कि फाखरा ने निकाह पर निकाह किया तो फिर तो इसकी सजा बहुत भयानक है। लेकिन आप फिक्र न करें, हमें यकीन है कि इस बार ऐसा नहीं है। क्या मतलब है? क्या रफीक ये सब कुछ साबित नहीं कर सकेगा, या तुम दोनों कहीं भागने का सोच रहे हो? भागना होता ना अंजुम जी तो उसी रोज भाग जाते जब रफीक मियाँ ने पहली बार ये धमकी दी थी। लेकिन भागने से मसाइल जो है ना वो हल नहीं होते, बल्कि नौयत और संगीन हो जाती है। माजिद, तो फिर तुम करोगे भी तो क्या? वैसे अभी अभी हमें एक ख्याल आया है, क्यों ना हम जाली तलाकनामा बनवा लें। जाली तलाकनामा? हाँ, हबीब मियाँ से बनवाएंगे, बहुत अच्छा काम करते हैं वही। और अदालत इस जाली तलाकनामा को तस्लीम कर लेगी? हमें तो लगता है कि कर लेना चाहिए। देख लो माजिद, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। अरे नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, वो पक्का काम करते हैं। जी बाबा साईं, मेरे भाई से बात हो गई है, मैंने उन्हें समझा दिया है। जी मैं उनसे दोबारा बात कर लूंगी, वो अभी हैदराबाद गए हुए हैं। जी हेलो हेलो। बीबी
जी कुछ परेशान है क्या? बाबा साईं का फोन आया था, बहुत गुस्से में है, मुझे गोट वापस बुला रहे हैं। आज ही? हाँ, लेकिन अब मैं गोट वापस नहीं जाऊंगी। बीबी जी, अगर हम गोट ना गए तो बड़े साईं नाराज होंगे। नहीं नूरा, मैं बिल्कुल भी गोट वापस नहीं जाना चाहती। अगर मैं गोट वापस गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कमाल, मैं कहता था ना कि नीम को एहसास हो गया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मोजा हुआ कैसे? अरे भाई, वो नईम ने अपने ऑफिस में मेरे मेडिकल के लिए बात की थी, तो उन्होंने वो मंजूर कर लिया है। तो उसने मुझसे आज ही कागजात पे साइन करवाए हैं। कैसे और कौन से कागजात पे साइन कर दिए तुमने? उसके मेडिकल अलाउंस के लिए तुम्हारे दस्तखत करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो मुझे नहीं पता। तो उसने कहा कि अब्बा जी आप साइन कर दें और आइंदा आपका इलाज मेरे खर्चे पे होगा। यार, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफी करने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो भला हमसे तो पूछ लेते ना साइन करते हुए। अरे कमाल यार, देखो वो मेरा खून है, तो क्यों धोखा देगा? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई मेरे पास है क्या खोने को। यार जिंदगी तो है ना, जाने कौन से कागजात पर तुमने दस्तखत कर दिए। यार ये तो मैं नहीं तो पूछ कर बताऊं। यार वो कैसे बताएगा तुम्हें? जी घामल आदमी हो यार। यार क्या बात है, तुम मुझे भी तो बताओ कुछ। यार उसने फिर बेवकूफी कर दी है। कैसी बेवकूफी? न जाने किन कागजात पर साइन कर दिए। कागजात पर साइन? क्या हुआ भाई, मकान के कागजात तो हमारे पास है। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई वसीयतनामा या इंश्योरेंस के कागजात। भाई वसीयत लिखवा के क्या करेंगे, आखिर में सब कुछ उन्हीं को मिलना है। अलबत्ता वो जो इंश्योरेंस है उसके बारे में वो लोग सोच सकते हैं। अगर वो इंश्योरेंस पेपर है तो सिद्दीक की जान को खतरा होगा। ओहो यार अब करें क्या? वो कैसे समझाएं सिद्दीक को? ऐसा करते हैं यार, या तो हम दोनों उसके पास चलते हैं या फिर उसे यहाँ बुला लो, फिर दोनों समझाते हैं। फोन करो। हाँ ये ठीक है, मैं फोन करता हूँ। हाँ हेलो सिद्दीक। माहीन, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमारे यहाँ गुजारा नहीं हो सकता। कहाँ जाएंगे? इस शहर में ना तो हमारा कोई ठिकाना है और ना ही कोई जानने वाला। देखो माहीन, अल्लाह पाक की जात बहुत बड़ी है, पहले भी उन्होंने हमारी हिफाजत की थी और अब भी वही करेंगे। शहनाज, जज्बाती होने से कुछ भी नहीं होता। हम दोनों इस तरह से नहीं जा सकते ना कहीं पे भी। अब ऐसा भी नहीं है कि सभी खराब हों, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और उन्हीं की वजह से दुनिया चल रही है। बेशक अच्छे लोग हैं, मगर उन्हें ढूंढेगा कौन? और यहाँ पे तो मुख्तार साईं है ना हमारा ख्याल रखने के लिए। हाँ, मुख्तार साईं है और अंदर उनकी बहन जो हमारी जान खाती रहती है हर वक्त, और वो कड़वी कसीली नूरा, देखा है कितना कीना है उसके दिल में हमारे लिए। मुख्तार साईं कह रहे थे कि जल्दी वो दोनों गांव वापस चली जाएंगी, लेकिन तब तक हम तो इधर ही है ना। चले आप ये समझे कि आपको एक लड़ाका ससुराल मिला हुआ है और ये दोनों सास और नंदों के फराइज अंजाम दे रही है। ना भाई, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। अच्छा फिर भी कुछ दिन तो वेट कर लेना। चाय पियोगी? हाँ। अब्बा जी, हम जाली तलाकनामा बनवा रहे हैं। वो हमारे दोस्त है ना हबीब मियां, वो ये काम बहुत अच्छा करेंगे। वो तो अच्छा कर देंगे, मगर तुम्हारी क्या राय है कि अदालत इस मामले को इस तरह कबूल कर लेगी? देखो माजिद, अदालत यूं आंखें बंद करके किसी कागज पर यकीन नहीं करती। और वैसे अब तो बहुत सारी नई इजादात हो गई हैं। तुम्हें तो पता है ना कि पहले हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की खिदमत हासिल की जाए। जो ही रफीक के दस्तखत जाली साबित हुए, तुम पर एक और केस बन जाएगा, और वो जो केस है वो हद के मुकदमे को सपोर्ट करेगा। तुमने अगर ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे फंसने के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे मालिक।
अब्बा जी हमारे जहन में एक बात आई थी तो हमने इसलिए आपसे शेयर कर ली। मेरा कहा मानो, सुनो, ऐसी कोई बात ना करना। नहीं नहीं अब्बा जी हम नहीं करेंगे, आप यकीन माने हम नहीं करेंगे। एक बात का मुझे यकीन है कि रफीक झूठ बोल रहा है, और फाखरा जिस किस्म की औरत है, ये यकीन है कि वो ऐसी कोई गलती कभी नहीं करेगी। निकाह पर निकाह कितना संगीन जुर्म है, इसके बारे में हर एक को मालूम है। अब्बा जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रफीक बहुत पुरएतमाद है। बहुत ज्यादा खुद एतमादी बाज़ औक़ात बड़ी मुसीबत का पेश खेमा साबित होती है। ये बात शायद उस शख्स को मालूम नहीं। वो फाखरा को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरना चाहता है। फाखरा के इस इनकार ने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर किया है। उस बेवकूफ को ये बात नहीं मालूम कि ये उसका जो कदम है ये उल्टा भी हो सकता है। अगर उसने पुलिस में FIR दर्ज करा दी तो समझ लो कि निशाने पर वो भी है। अगर फाखरा ने साबित कर दिया कि रफीक ने उसे तलाक दे दी थी, तो जो सजा तुम दोनों को मिलने वाली थी वो रफीक को भी मिलेगी। जी यही तो मसला है कि फाखरा जी के पास साबित करने के लिए तलाकनामा नहीं है। जब भी तो हम आपसे कह रहे थे कि हम जाली नहीं, ठीक है हम नहीं करवाएंगे। वो नसरीन और नूरा की बातों की वजह से शहनाज बहुत परेशान है। हाँ जानता हूँ, लेकिन माहिन मैं क्या कर सकता हूँ? उन दोनों को बात करने का सलीका नहीं है, जाहिर है। मैंने भी उन्हें यही कहा है, लेकिन वो चाहती हैं कि कुछ अरसे के लिए हम कहीं और जाके रह लें, क्योंकि ये घर तो आपका और आपकी बहन का ही है ना। माहिन मेरी जात से कोई तकलीफ है तो बताओ। नसरीन की बात को बुरा मानने से फायदा। साईं, आप शहनाज के लिए कोई रिश्ता ढूंढे। मैं उनकी शादी करा के दानियाल के पास चली जाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आओ आप बैठो। अच्छा किया तुम आ गए, मिर्जा की तबीयत भी पूछ ली होगी तुमने। जी 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 आप बताएं आपकी कैसी तबीयत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा ड्राई फ्रूट का कारोबार तो अच्छा चल रहा है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई कभी हमें भी इसका मजा चखवा दो। बाजार जाओ तो चिलगोजों का भाव सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम्हारे तुफैल मुंह का जायका बदल जाएगा। अरे माफ कीजिए, हमारी कोताही है, हमने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब आप फिक्र ना करें, कल हम बहुत सारा ड्राई फ्रूट यहाँ भिजवा दें, बल्कि हम खुद ही ले आएंगे। लेकिन यहाँ चिलगोजे ज्यादा हूँ। हाँ चल ठीक। अच्छा ये बताओ तुम्हारी बीवी कैसी है? एक कारोबारी औरत को जितना ठीक होना चाहिए उतनी तो ठीक है। अंजुम ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? अरे नहीं नहीं, आज तो उनका मूड बहुत अच्छा है, कुछ कहा नहीं। इसका मतलब है कि वो हालात से समझौता करना उसने सीख लिया है। शहनाज, एक बात तो बता, तुझे शर्म नहीं आती है गैर मर्दों के घर में रहते हुए? क्यों, तुम्हें शर्म आती है? तुमने भी तो अपनी तमाम जिंदगी गैर मर्दों के साथ गुजार दी। वो मेरी मजबूरी है, कमीन हूँ मैं, नौकर हूँ उनकी। जब तुम्हारी मजबूरी हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? तेरा भाई कितना रुस्वा हुआ है जमाने में, जानती है तू? जानती हूँ, लेकिन उस टाइम मेरी भी मजबूरी थी। किसी ने सोचा मेरे बारे में कि मेरी भी जिंदगी तबाह हो सकती है? यही हमारी रीत रिवाज है। फिर तुमने क्यों गद्दारी की? क्या तो हो जाती कुर्बान अपने बाप भाई की इज्जत पर। मुझे भी कोई शौक नहीं था ये सब करने का। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी। मेरे बेटे से शादी कर ली होती तो आज खुश खुश अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह रही होती। कैसे होती खुश? जो चीज मेरे नसीब में नहीं है कैसे मिलती हो मुझे? देख शहनाज, मैं आज भी राजी हूँ तुझे अपनी बहू बनाने के लिए, अगर तू राजी है तो। नूरा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन माहीन क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी,
उसने भी तो शादी कर ली अपनी मर्जी से। क्या तो तुम ठीक रही हो। अच्छा मैं कुछ सोचती हूँ, ठीक है? अंजुम बेटा, खाना जरा जल्दी तैयार कर लो, वो माजिद भी हमारे साथ खाना खाए। जी अंकल, बस वही कर रही हूँ। बड़ी खुश नजर आ रही हो, आज माजिद से लड़ाई नहीं की? वो वैसे घर से इतना परेशान होकर आता है, अगर मैं भी लड़ूंगी तो वो कहाँ जाएगा, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगी अब उससे। ना बड़ा इनकलाब। बल्कि मैंने फैसला किया कि अब मैं किसी से भी नहीं लड़ूंगी, माजिद से भी नहीं। अरे भाई, हमें तो लड़ती घूमती शोर मचाती अंजुम पसंद है। घर में जिंदगी जिंदगी लगती है। अगर मेरी वजह से जिंदगी खुशगवार होती तो माजिद इसी शादी क्यों करता? क्यों आती उसकी जिंदगी में इतनी औरत? बेटा, गुजरी बातों पर उदास होने का क्या फायदा? शायद उसकी हाथों की लकीरों में 3 बीवियां लिखी हुई हैं। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं उसका हाथ ही काट देती। ना रहता हाथ और ना होती लकीरें। बेटा, तू उसका मुकद्दर कैसे काट गई? जब उसके मुकद्दर में 3 बीवियां लिखी हैं तो तुम क्या कर सकती हो? पर अंकल, ये सब कुछ मेरे नसीब में क्यों लिखा हुआ है? देखो, ये मामला अल्लाह का होता है और शायद इसमें भी कोई मसलहत हो। ठीक है? मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, माजिद आए तो उससे बता देना। जी मैं बता दूंगी। वो आप मुझे ड्रॉप कर देंगी, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत जल्दी है। तुम ऐसा करो, तुम टैक्सी से चली जाना। ठीक है, ओके। हेलो, कौन बात कर रहा है? अंजुम जी, वाह 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 भाई, बड़े अरसे बाद इतने पुरसुकून मॉल में खाना खाया। आप यकीन मानिए, इतना मजे का खाना बनाया आपने कि मजा आ गया। शुक्र है तुम्हें खाना अच्छा तो लगा, लेकिन तुम दिल से तारीफ कर रहे हो ना? अरे कसम से दिल से कर रहे हैं, सच बता रहे हैं, आप बहुत अच्छा खाना बनाया। इसलिए तुम्हारी तारीफ मुझे अच्छी भी लग रही है, वरना पहले तुम तारीफ करते थे तो लगता था कि झूठ बोल रहे हो। वो अंजुम जी, सच बताएं तो पहले आप इतना अच्छा खाना नहीं बनाती थी, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो अब ना मैं खाना बनाना पूरी तवज्जो के साथ सीख रही हूँ। इसलिए तो रिजल्ट देखें, बेहतरीन खाना बनाया आप। अच्छा, वो तुमने अब्बू से बात की? जी जी, अब्बा जी से बात की थी हम। उन्होंने साफ मना कर दिया कि जाली निकाहनामा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मुसीबत में फंस जाओगे तुम। वैसे मैं तो ये कह रही हूँ कि माजिद, तुम अब्बू का मशवरा मान लो। हम भी यही सोच रहे हैं कि हम जाली निकाहनामा ना बनवाएं। और गलती से भी इसका जिक्र फाखरा के सामने मत कर देना, वरना वो तो खुद ये काम करने बैठ जाएगी। अरे नहीं नहीं, तौबा करें, अगर हमने उनके सामने जिक्र कर दिया तो वो बज़िद हो जाएंगी कि निकाहनामा जाली बनवा के लेके आओ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने खाना तो ठीक से खाया ना? खाना तो हमने पेट भर के खा लिया, लेकिन हमारी नीयत नहीं भरी। इतना मजे का खाना था। अरे तो और खा लो ना। नहीं नहीं, पेट भर गया हमारा, पेट भर गया। चलो ठीक है, मैं रात में ना तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाऊं, रात में खा लो। चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़। वो कौन है भाई? आ रहा हूं। हाँ जी, क्या बात है? बीबी जी ने बुलाया है तुझे। मुझे? और बीबी जी ने बुलाया? क्या बात है रे? कोई बात करनी है उसे। बीबी जी और मुझसे? अरे जा जा, मैंने कोई तेरी बीबी से बात नहीं करनी। जा काम कर तू अपना। सोच ले जावेद, तेरा ही फायदा है। मेरा फायदा? चलो ठीक है, तू चल, मैं आता हूं।
अरे जवेद, इन बीवी बीवियों के चक्कर में कहीं तेरा फायदे की बजाय नुकसान ना हो जाए। चलो ठीक है, चल देखते हैं। अरे कहाँ रहते हैं आप? वैसे समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होगा। सब खैर होगी इंशाल्लाह भाई, आप फिक्र न करें। अरे अभी मियाँ हमारी तो ये फाखरा जी की आवाज लग रही है। मुझे लगता है कि रफीक दोबारा आ गया। कोई औरत भी है सामने। अभी मियाँ हम आपको बता रहे हैं, ये औरत हमारे हाथ से मरेंगी। अरे भाई, क्यों फांसी का फंदा अपने गले में डालना चाह रहे? चले अंदर चल के देखते माजरा क्या है। ठीक कह रहे हैं, चल। बेटा मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि खुद तुमने अपने रवैये से माजिद को दूर किया है। ये सच नहीं अबू। मेरे बेटे पे सच क्या है? देखो, ज़ेब से शादी के बाद माजिद तुम्हारे पास लौटा है। तुम अगर चाहती तो अपनी तमाम ज़्यादतियों का इजाला कर सकती, तुम अपने अच्छे रवैये से उसका दिल जीत सकती। मगर बेटा तुमने ऐसा किया, बल्कि तुमने अपनी ज़बान की धार को और तेज कर दी। ज़ेब के चले जाने के बाद कुदरत ने तुम्हें एक मौका और दिया, लेकिन बेटा इस बार भी तुमने अपने पिछले तजर्बे से कुछ नहीं सीखा। तुम हमेशा माजिद को इल्ज़ाम देती रही और फिर वो ज़ेब और फाखरा भी तुम्हारे नक्शे कदम पे चल पड़ी। मगर बेटा तुमने माफ करना, खुद को कभी भी मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया। वो इसलिए अब्बू के उन दोनों ने मुझसे मेरे शौहर को छीना। बेटा हम हमेशा दुनिया को बदलने के लिए हाथ पर डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, हालांकि बेटा दुनिया को हम नहीं बदल सकते, हमें अपने आप को खुद बदलना पड़ता है मेरे बच्चे, मगर हम ऐसा कभी नहीं करते। अब्बू मैं खुद को बदलने की कोशिश तो कर रही हूँ। हाँ मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे रवैये में तब्दीली आ रही है और मैं समझता हूँ कि ये तुम्हारे हक में बहुत अच्छा होगा। अब्बू माजिद इस केस से बच तो जाएगा ना? बेटा हमें हमेशा बेहतरी की दुआ करनी चाहिए। मैं तो हर वक्त यही दुआ करती रहती हूँ अब्बू के बस किसी तरह से माजिद इस केस से बच जाए। बस तो बेटा यकीन कर लो कि दुआ से बड़ा कोई अमल नहीं। वो ये माजिद को इस मुसीबत से निकाले, परेशान ना हो। शहनाज, क्या गेम खेलने लगी हैं आप? जानती हूँ, लेकिन नूरा को आसरा भी तो देना था ना, वरना उसने हमारी जिंदगी अजाब करके रख देनी थी। नूरा तो वाकई में जान का अजाब है। इसीलिए तो उसको बहला रही हूँ कि कुछ दिन तो सुकून से गुजर जाए हमारे। पर आप जानती हैं ना, ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले भी आपने उसे रिश्ते से इनकार किया था और उसने क्या किया, सारे गांव में आपको बदनाम कर दिया। और अब तो वैसे भी उसका बेटा बीवी बच्चों वाला है, वो चैन से रहने नहीं देगी अपनी बहू को। बस मुझे इसी बात का डर है कि मेरी वजह से कहीं उस औरत का घर ना तबाह हो जाए। आप नूरा से बोलें कि वो अपने बेटे को बुलाए और जब वो यहाँ आए तो आप उसे समझाएं। मैं कहती हूँ नूरा से। शहनाज, पता नहीं दानियाल के साल में इतने दिन से उनसे कोई बात नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं हुआ। बड़ी याद आ रही है दानियाल की। हाँ तो क्यों ना है, शौहर है वो मेरे। पर बदकिस्मती हम एक दूसरे से मीलों दूर हैं। माहीन, तुम दानियाल के पास चली जाओ ना। आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मेरी फिक्र नहीं करो, तुम अपनी जिंदगी गुजारो, अच्छा करो अपनी जिंदगी को, मुझे ऐसी रहने दो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो औरत खुद को फाखरा की माँ कैसे बता सकती है। आपने देखा नहीं हबीब, उस औरत के पास फाखरा के बचपन की तस्वीरें हैं और सारे कागजात सामने निकाल के रख दिए। इस तरह तो कोई भी आकर किसी को भी कह सकता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन बज़ाहिर तो यही देखा जाता है ना। ये नौसरबाज हैं और इनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा माल अंदर कर सके। आपको पता है, फाखरा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने रफीक से पेपर्स पे तलाक नहीं ली।
जब वो उसको पैसे दे ही रही है तो बदले में तलाक के पेपर्स की शर्त रख दे। रफीक नहीं मानेगा क्योंकि वो ज्यादा के चक्कर में है। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कभी भी नहीं काटेगा। हमें फाखरा की मदद करना होगी हबीब, उसे इस मुश्किल से निकालना होगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। देखो महविश, फाखरा के ताल्लुकात 2 नंबर के लोगों से ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही, वरना रफीक और हाजरा जैसे लोग तो पलक झपकते गायब हो जाए। दरअसल फाखरा ने हम सब पर एक अच्छा इमेज बना रखा है और वो ये समझती है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है। अच्छा है वो इसी खुशफहमी में रहे। यकीन करें हबीब, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि फाखरा जैसी औरत इस काले धंधे में कैसे फंस गई। हम आपसे कह रहे हैं, इस शख्स का इस घर में आना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। क्या करूं माजिद, वो शख्स मेरी जान का अजाब बन गया है। आप कहती हैं कि रफीक मियां ने आपको तलाक दे दी और रफीक मियां कहते हैं कि उन्होंने आपको तलाक नहीं दी। अब हम सुने तो किसकी सुने? अरे हमारी तो जान सूली पे अटकी हुई है ना। अगर कोई सही पुलिस वाला टकरा गया ना तो समझ लीजिए कि हम दोनों तो गए। प्लीज माजिद, मुझे कोई तरकीब बताओ। इस आदमी और इस औरत से जो खुद को मेरी माँ कहती, मैं इन लोगों से कैसे जान छुड़ाऊं? फाखरा जी एक बात बताएं, भाई जबान की बात तो उनकी समझ में आई नहीं, अब तो सिर्फ एक ही सूरत बाकी बची है। वो क्या? फिर तो कोई गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारा मतलब है कि उन्हें यहाँ से उठवाकर किसी गैर मुनासिब जगह पे ले जाते हैं और फिर जबरदस्ती तलाकनामे पे साइन करवा लेते हैं। देख लो, कहीं ऐसा ना कि तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ। अरे मुश्किल में फंसेंगे तो ही तो रास्ते निकलेंगे। अच्छा चलो ठीक है, मुझे एक दफा फिर उससे बात करने दो, मैं देखती हूँ वो क्या करता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें बेहतर लगे। ठीक है, आप कहती हैं तो ये भी करके देख ले। एक दफा की तो बात है। हाँ। अरे भाई अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो, साहब को बुलाने के लिए फोन करना पड़ता है। अरे नहीं यार, ये खांसी दम नहीं लेने देती, बार बार सांस उखड़ जाती। तुम्हारी खांसी ऐसे कैसे हो गई है यार? अरे यार मुझे क्या पता, वो नईम और परवीन बेचारे दवा तो पिलाते रहते हैं लेकिन आराम ही नहीं आता। तो किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं, वो नईम ने कहा है कि किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएगा, बस उसी तगोदों में लगा हुआ है। अरे यार किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए हाथी घोड़े बांधने पड़ते हैं। यार भाई कमाल, पैसे तो खर्च करते पड़ते हैं। हाँ तो बस वो उसकी कंपनी ने को मेडिकल अलाउंस मंजूर किया है, वो शायद अनकरीब हो जाएगा तो वो मेरा मुकम्मल इलाज करवाएगा। अच्छा, नईम ने इस मकसद के लिए तुमसे साइन करवाए थे? हाँ भाई और क्या यार, ये लेकिन मुझे याद पड़ता है कि उसकी कंपनी तो बड़ी छोटी है और वो तनख्वाह भी देर से देते हैं, तो ये इलाज कैसे करवाएगा? अरे यार मुझे ये सब नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ वो मिर्जा कहाँ है? मिर्जा अपने कमरे में है, तुम ऐसा करो जाओ, मैं अंजुम को चाय का कह के आता हूँ। चलो ठीक है। तो मेरा एक काम कर सकती हो? जी कहिए। तुम किसी तरह रफीक को अपने जाल में फंसा के तलाक के पेपरों पे साइन करवा के मुझे दे सकती हो? ये मैं कैसे कर सकती हूँ फाखरा जी? क्यों नहीं कर सकती? भाई तुम्हारी तरफ मर्द अट्रैक्ट होते हैं। अब मेरा कहने का ये मकसद नहीं है कि तुम कोई खराब लड़की हो या गलत हो, बहुत अच्छी हो। मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो प्लीज। फाखरा जी, आप एक बार खुलकर रफीक से बात क्यों नहीं कर लेती? उस तरह बार बार ब्लैकमेल क्यों होती हैं? एक दफा बात करके सारे मामला तय कर लें। वो बहुत ही चालाक इंसान है, वो इस तरह नहीं मानेगा। और जब उसे रोज सोने का अंडा मिल रहा है तो उसे क्या जरूरत है कि वो मुर्गी हलाल कर दे? तो फिर आप पुलिस से मदद ले लें। पुलिस? तुमने देखा तो था उस दिन भी किस तरह मुख मुका करके तो अपने जान छुड़ाई है। मैं बात करती हूँ इस सिलसिले में माजिद साहब से। माजिद से क्या बात करनी है? वो तो खुद मुझे कह रहे हैं कि ये आदमी यहाँ क्यों आता है। लेकिन उन्हें तो सारी बातों का इल्म है। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि उसे तो सब कुछ पता है, फिर पता नहीं वो क्यों इस तरह कर रहा है। बस मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, तुम कोशिश करो ना किसी भी तरीके से, बस डॉक्यूमेंट्स पे साइन हो जाएंगे ना तो मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। ठीक है, मैं
मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू। यार मिर्जा, लगता है बूढ़े हो गए हो, बिस्तर ने पकड़ लिया तुम्हें। बूढ़े हो मेरे दुश्मन। कौन? अच्छा हाँ तुम। अमा मैं तो तुम्हारी आमद का सुनकर छोटा हुआ बन गया था। हाँ, यहाँ वो एक मिसाल है ना, क्या? वो बिल्कुल फिट आती जिसमें बिल्ली और खंबे का जिक्र है। मैं सुनाकर तुम्हारा मूड नहीं खराब करना चाहता। लग रहा है कुछ चक्कर है। बहुत लहक लहक के बात कर रहे हो भाई सिद्दीक। लगता है बेटे और बहू जो है वो तुम्हें बड़ा तर माल खिला रहे हैं आजकल, कि चेहरे पर रौनक और आंखों की चमक भी बढ़ती जा रही है। हाँ यार, ये आजकल नईम और परवीन मेरी बड़ी खिदमत कर रहे हैं भाई। वक्त पे खाना, दूध, चाय, इस्त्री किए हुए कपड़े। अरे और तो और वो नईम काफी देर रात को मेरे पैर दबाता है। यार इतनी पुरसुकून जिंदगी मैंने कभी नहीं गुजारी थी। अल्लाह का शुक्र अदा करो भाई सिद्दीक। वो तो मैं हर लम्हे करता हूँ। वैसे एक मशवरा है, जरा होशियार है ना, वो दोनों कोई भी खेल खेल सकते हैं। तुमने सुना होगा बल्कि देखा होगा कि जानवर को कुर्बान करने से पहले उसकी बड़ी खातिर मदारात की जाती है। हरी हरी घास खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसको कुछ काटते हैं। देखा है? यार तुम तो हमेशा ऐसे ही सोचना। नईम के दफ्तर वालों ने मेडिकल की सहूलत दी है और उसमें मेरा नाम भी शामिल है। बल्कि उसने, नईम ने तो मुझसे पेपर्स भी साइन करवा लिए हैं। तुम अपने शौहर के पास क्यों नहीं चली जाती? यहाँ क्यों बैठी हो? आप मुझसे इतने बेजार आ गए हैं हबीब। बात बेजार होने की नहीं है। मैं तुमसे एक सच्ची और माकूल बात कर रहा हूँ। या तो फिर तुम कह दो कि वो तुम्हारा शौहर नहीं है और ये सब तुम एक ड्रामा कर रही हो। मैं क्यों ड्रामा करूंगी? जमाल एक मिशन पे गए में, जब तक वो वापस नहीं आ जाते मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। महविश, वैसे तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं जानती हूँ हबीब, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ। आप मेरे एक अच्छे और मुखलिस दोस्त हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हारा शौहर अपना हक इस्तेमाल क्यों नहीं करता। अगर वो तुम्हारा शौहर है तो हाथ पकड़ के तुम्हें यहाँ से लेकर क्यों नहीं जाता? वो आए थे मुझे लेने के लिए। तो तुम गई क्यों नहीं साथ? हबीब, आप सारी बातें जानते हैं फिर भी एतराजात कर रहे हैं। मेरे यहाँ बहुत जरूरी काम है, उनको मुकम्मल किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकती और मैं अपने फर्ज के रास्ते में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारा शौहर ये सब बर्दाश्त कैसे कर रहा है कि तुम एक अजनबी घर में रह रही हो जहाँ कुछ 2 नंबर लोग भी साथ रहते हैं? मैं अगर तुम्हारा शौहर होता ना, तुम्हारी एक नहीं मानता, तुम्हें उठाकर यहाँ से ले जाता और तुम्हारे इनकार करने पर गोली मार देता मैं तुम्हें। अजाब में फंस गई है मेरी जान। ये रफीक रोज रोज तकाजे 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 करता जा रहा है। क्यों? अब क्या हो गया? कह रहा था कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत मसले मसाइल हैं, तुम्हारे घर में एक कमरा चाहिए। तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो? मैं काफी अरसे से यहाँ पे रहता हूँ, लेकिन मैं मुख्तार सही का मुलाजिम नहीं हूँ। मैं अहमद सेठ का खास आदमी हूँ। फाखर जी, आप समझ क्यों नहीं रही हमारी बात? हमें अब चिढ़ होने लगी है इन मामलात से। हम आपको बता रहे हैं, अगर ये आपने खत्म नहीं किया ना तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे।